तो प्यारे बच्चों, मैंने आपके साथ पिछले टर्म पे जो क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और फिर मैंने कहा था कि उसके आगे के क्वेश्चंस आपको करने हैं, जिसकी पीडीएफ फाइल मैंने आपके साथ शेयर कर दी थी। तो वो क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 3 आपने किया होगा, फिर क्वेश्चन नंबर 4 वगैरह भी किया होगा आपने। तो अब आप फाइनली देख लीजिए, अगर आपने होमवर्क किया है तो अब आप इनके सॉल्यूशंस को मैच करिएगा कि आपने सही किया है कि गलत किया है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 को बच्चों हम लोग कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, तो पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, लिखा ही क्या है इसमें। इसमें लिखा है द डायग्राम गिवन alongside shows a sky jump. A skier weighing 60 kgf stands at the top of a sky jump. He moves from A to A and takes off for his jump at B. ठीक है, तो ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो क्या लिखा है पढ़ के क्या समझो बेटा, क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्या लिखा है अभी तविशी, क्या लिखा है, क्वेश्चन किया है, होमवर्क किया है बेटा ये? तुम लोग बताओ बेटा। इसमें नहीं पढ़ो, बुक में पढ़ो, जल्दी पढ़ के बताओ क्या लिखा है क्वेश्चन में। द डायग्राम गिवन अलोंगसाइड, सर वो कह रहा है कि जो बगल में डायग्राम दिया है उससे उसने स्काई जंप करी है जो वे कर रहा है 60 kgf किलोग्राम, मतलब वो नीचे आ रहा है 25 पे। स्टैंड्स एट द टॉप ऑफ द स्काई जंप, ही मूव्स फ्रॉम ए एंड टेक्स ऑफ फॉर हिज जंप एट बी। उसने ए से कूदा और वापस से जाके बी से वापस से उसने 15 मीटर नीचे की जंप ली। ओके। A, calculate the change in gravitational potential energy of Skyer between A and B. And second, if 75% of the energy in a part becomes kinetic energy at B, calculate the speed at which Skyer arrives at B. तो बच्चों क्वेश्चन तो आपने पढ़ ही लिया होगा। क्वेश्चन जो है वंस अगेन जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये क्वेश्चन जो है आईसीएससी फिजिक्स का है, क्लास 10th का। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर हमसे पहले पार्ट में जो पूछा गया है वो पूछा गया है चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन ए एंड बी। तो बच्चों ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ना, वो mgh के बराबर होती है। तो बच्चों आपको ये ध्यान देना होगा कि यहाँ पर सबसे पहले आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लीजिए, क्योंकि आपको ग्राउंड से हाइट पता है। फिर बच्चों आप बी पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लीजिए, ठीक है ना, और फिर चेंज निकालना है तो दोनों को माइनस कर दीजिए। तो बच्चों सबसे पहले हमको बताइए कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए कितनी होगी? कहोगे सर mgh। m कितना है बेटा? M 60, इसमें 60। चलिए मैं देख के बताता हूँ कितना है। 60 kgf। तो अब हम इसको कैसे करेंगे? तो kgf में लिखा हुआ है। तो बच्चों ये जो kgf होता है, उस kgf को हम लोग कहते हैं किलोग्राम फोर्स, है ना। और kgf को अगर हम न्यूटन में कन्वर्ट करते हैं तो हम किस में मल्टीप्लाई करते हैं? g से। g की वैल्यू 9.8 गिवन होगी तो 9.8, 10 गिवन होगी तो 10 गिवन होगी, इसको लेंगे। तो बच्चों m हो गया ये, लेकिन हम बेसिकली क्या करते हैं, इसको ग्रेविटेशनल यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या मल्टीप्लाई करते हैं? इसमें g मल्टीप्लाई करते हैं। तो g हमारा कितना है यहाँ पर? जी हमारा है 15। अच्छा क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हो? तो बच्चों g यहाँ पे सबसे लास्ट में गिवन है कि यहाँ पे g की वैल्यू है 10। तो ये हो गया mg, ठीक है। तो बच्चों ये ग्रेविटेशनल यूनिट गिवन थी, उसको मैंने mg इंटू h किया है। जल्दी बताओ h क्या है? h होगा, तुम बताओ। 75। ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी बताओ, बताओ तविशी कितनी होगी? 50। सर mgh तो 60 इंटू 10 इंटू 50।
तो बच्चों यहाँ पर ये जो हाइट होगी ये 15 हो जाएगी। अब हमको क्या चाहिए, दोनों का डिफरेंस। तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, दोनों को माइनस करेंगे तो क्या होगा, 60 इंटू 10 कॉमन आ जाएगा, अंदर आएगा 75 माइनस 15, तो हो गया 600। 5 में से 5 गया 0 और ये हो गया 6, तो बच्चों हो गया 36,000। बच्चों मैंने कल आपको बताया था कि 36,000 को अगर हम डेसिमल में लिखेंगे तो ऐसे समझ लो कि ये 36,000 को डेसिमल में लिखेंगे तो क्या लिख के आएंगे, बताओ बेटा। नहीं बता पा रहे। 3.6 इंटू 3.6 इंटू 10 to the power 4। अच्छा वो भी देख के बता रहे हो। एक डिजिट डेसिमल बच्चों अगर ऐसे समझ लो, यहाँ लगा हुआ है, ये डेसिमल है 0.000 है ना, 36,000 और 0.00 ऐसे लिखा हुआ है, तो डेसिमल बच्चों ये कूद के यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ ऐसे आता है। तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार कूदा डेसिमल, तो यानी हो जाएगा 3.6 इंटू 10 की पावर 4 जूल। ये बच्चों आपके पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा। तो देखिए एक बार आंसर आ रहा, आंसर आ रहा, इसका मतलब सही है। पढ़ो दूसरा पार्ट क्या लिखा है। If 25% of the energy in a part A becomes kinetic energy at B, calculate the speed at which the square arrives at B। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब कि if 75% of energy, मतलब एक 75 एनर्जी इन अ पार्ट है, एक पार्ट में 75 एनर्जी है और becomes kinetic energy, वो kinetic energy बन जाती है, and at B which B calculates the speed at which, और उसके बाद जो स्पीड में वो नीचे आता है स्कायर, उसको अराइव करता है, उसका वो बताना है स्पीड। अच्छा बच्चों क्वेश्चन आपने पढ़ तो लिया ही होगा, ये इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। तो क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है कि जो ए पॉइंट पे एनर्जी थी, यानी कि जो 36,000 जूल एनर्जी थी, उस एनर्जी का कितना 75% वो एनर्जी कैरी करता है, ठीक है ना। तो क्या करता है, इफ 75% ऑफ द एनर्जी इन पार्ट ए बिकम्स काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी, तो पॉइंट बी पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बेटा, जल्दी बताओ। बी पे 15 नहीं बता पा रहे हो। पॉइंट बी पे काइनेटिक एनर्जी बेटा फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, तो v तो हमको पता ही नहीं है, तो v को v लिख देते हैं। m इसका मास गिवन है 60 kgf, ठीक है ना, ये गिवन है। yes। तो क्या लिखें इसको हम, क्या लिखेंगे क्या सर? बताओ तभी, क्या लिखें। सर एक सेकंड, 27,000। नहीं 27,000 किसकी वैल्यू, ये 36,000 का 75%। नहीं नहीं, ये जो एनर्जी है ये किसके बराबर होगी, बी पार्ट पे प्रेजेंट काइनेटिक एनर्जी की, तो बी पार्ट पे हम हाँ, काइनेटिक एनर्जी कितनी लिखें। हाफ m मतलब 60 v हाँ स्क्वायर। m तो बेटा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, m तो तुम्हारा 60 kgf है, तो फिर तो ये गड़बड़ है, क्योंकि मास की यूनिट तो केजी होती है। तो टाइम्स 10। टाइम्स 10 कर दें, हाँ क्योंकि kgf है ना। केजीएफ है, नहीं 10 से डिवाइड करेंगे कि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कर दें। ओके चलो एक बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर बच्चों देखो ये क्या हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, वी पॉइंट मान लो वहां वेलोसिटी वी है, तो ए पार्ट की जो भी एनर्जी थी उसका 75% बी पार्ट पे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ से वी निकाल के देखो कितना आ रहा है, अगर वी वो आ रहा है जो बुक में दिया है तो वो सही है, और नहीं आ रहा तो समझ लो गलत है। निकालो जल्दी। सारे बच्चे जल्दी जल्दी करें। तो 600 आ रहा है। क्या आ रहा है, इसके जो करने के बाद वैल्यू आ रही है, जो 600 आ रहा है।
आंसर 600 आ रहा है, चेक कर ली। नहीं, आंसर 30 मीटर स्क्वायर -1 आ रहा है। जो बता रहे हो ऐसा कुछ भी लिखा ही नहीं है। तविशी क्या आंसर आया? सर मतलब अंडर रूट में गलत आएगा, अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड बाय 10 ही होगा। हाँ, डिवाइड बाय 10 होगा, क्योंकि बेटा ये जो केजीएफ है ना, ये किलोग्राम फोर्स लिखा हुआ है। तो किलोग्राम फोर्स जो होता है, ये ऐसा ग्रेविटेशनल यूनिट होती है फोर्स की। तो इसमें mg डायरेक्टली कंटेन है, तो हम क्या करते हैं, इसमें से हटाते हैं हम, यानी कि हम 10 से डिवाइड करेंगे, तब जाकर के ये मास बनेगा। अब चेक करो आंसर क्या आ रहा है। 30 मीटर। आ गया 30। हाँ 30। मुझे याद रखिएगा, जो किलोग्राम फोर्स है, क्या होता है किलोग्राम फोर्स, तुम लोग बताओ क्या पढ़ाया गया है? केजीएफ किलोग्राम फोर्स होता है सर। किलोग्राम फोर्स वो होती है सर, सीधे सीधे न्यूटन। ये लोग भी घर पे कुछ नहीं पढ़ते हैं। चलो एक बार हम नोट्स खोल लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देना होगा, यहाँ पर मैं आपको एक नोट्स के फॉर्म में दिखा देता हूँ। ध्यान से देखिएगा आप सारे बच्चे। ये बच्चों मैं अभी कुछ आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे बेसिकली क्या होता है, टॉर्क होता है, ये आपके सिलेबस में ही होता है। टॉर्क क्या होता है, वो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये होता है टॉर्क। एसआई यूनिट टॉर्क की क्या होती है, न्यूटन मीटर। सीजीएस यूनिट क्या होती है टॉर्क की, डाइन सेंटीमीटर। अगर हम फोर्स को ग्रेविटेशनल यूनिट में मेजर करते हैं, तो ऐसा यूनिट टॉर्क की हो जाती है किलोग्राम फोर्स इनटू मीटर। यानी फोर्स की ग्रेविटेशनल यूनिट क्या होती है, किलोग्राम फोर्स, ठीक है ना। और उसकी ग्रेविटेशनल में सीजीएस यूनिट क्या होती है, ग्राम फोर्स। तो बच्चों, जो अगर हम फोर्स को ग्रेविटेशनल यूनिट में मेजर करते हैं, तो बेसिकली ऐसा यूनिट में हम उसको किलोग्राम फोर्स कहते हैं, और सीजीएस यूनिट में उसको ग्राम फोर्स कहते हैं। और जनरली हम फोर्स को मेजर करते हैं तो वो न्यूटन में कहलाता है, लेकिन अगर हम उसकी ग्रेविटेशनल यूनिट बनाते हैं, तो फोर्स की एसआई ग्रेविटेशनल यूनिट होती है किलोग्राम फोर्स, और सीजीएस यूनिट होती है ग्राम फोर्स। तो बच्चों, इन दो बातों पे आपको विशेषकर ध्यान देना होगा, अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है। इसकी जानकारी के अभाव में अगर आप किलोग्राम फोर्स देखेंगे, तो बार बार क्वेश्चंस को आप गलत कर देंगे। तो ये आपको याद रखना होगा। चलिए बच्चों, जहां पे थे वहां पे वापस चले आते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन का तो आंसर आ गया फाइनली। क्योंकि यहाँ पे किलोग्राम फोर्स दिया था, तो मेरे को फोर्स जो होता है वो मास इंटू एम इंटू जी के बराबर होता है। तो हमने क्या किया, उसको जी से डिवाइड कर दिया, तो वो मास बन गया, और वो मास हो गया 6 kg। जब हम यहाँ पे पुट करेंगे, वी निकालेंगे, तो हमारे पास 30 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन के बाद होमवर्क का हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वो क्वेश्चन नंबर 5 है। जल्दी से इसको ट्राई करिए।
सर 5000 kgs आ रहा है। आ गया? चलो स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन दिया था करने के लिए, आपने सफलतापूर्वक उसका आंसर मैच कराया है, तो अच्छी बात है। अब आप इसको जरा ट्राई करिएगा। और बच्चों, बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन क्लियर हो गया है कि भैया किलोग्राम जो फोर्स जो होता है वो फोर्स की ग्रेविटेशनल यूनिट होती है, आप इसको याद रखेंगे। और फोर्स की ग्रेविटेशनल सीजीएस यूनिट होती है ग्राउंड फोर्स। ठीक है, चलिए भाई। अच्छा बच्चों, इसके अलावा एक और भी महत्वपूर्ण बात आपको बताते हैं, वो भी आप सीख लीजिए लगे आप। तो आपको ये याद रखना होगा कि भैया आपने देख लीजिए इसको भी, कि किलोग्राम फोर्स को यदि हम न्यूटन में कन्वर्ट करते हैं, सारे बच्चे ध्यान देंगे, किलोग्राम फोर्स को यदि हम न्यूटन में कन्वर्ट करते हैं तो हमको 9.8 मल्टीप्लाई करना होता है, तो किलोग्राम फोर्स हमारा न्यूटन में बदल जाता है। तो आपको याद रखना होगा कि जो 1 किलोग्राम फोर्स होता है वो 9.8 न्यूटन के बराबर होता है, और 1 ग्राम फोर्स जो होता है बच्चों वो 980 टाइम के बराबर होता है। तो ये भी बात आप बच्चों जरूर याद रखिए कि किलोग्राम फोर्स को यदि आपको न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो आप 9.8 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो किलोग्राम फोर्स जो होता है वो न्यूटन में कन्वर्ट हो जाता है, जैसा कि अभी आपने रिसेंटली अभी देखा भी था हमारे साथ ही वर्किंग करके। चलिए बच्चों, तो अब हम लोग चलते हैं अपने इस वाले ओरिजिनल क्वेश्चन की तरफ, जो अभी मैंने आपको करने के लिए दिया हुआ है। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। लिखा है, अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन टेक्स इट्स वाटर फ्रॉम अ लेक whose water level is at height of 50 meter above the turbine. Assuming an overall efficiency of 40%, calculating the mass of water which must flow through the turbine each second to produce power output of 1 megawatt. तो 1 मेगावाट में तविशी कितने होते हैं? 10 to the power 6। हाँ यस, 1 मेगावाट में होते हैं बेटा 10 की पावर 6 वाट। तो बेटा कैसे किया तुमने ये क्वेश्चन, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताओ जरा। एफिशिएंसी वाले फॉर्मूले से टोटल इनपुट पावर निकाल ली। सबसे पहले क्या लिखें, रुक जाओ, सबसे पहले लिखें टोटल इनपुट, क्या लिखें? टोटल इनपुट पावर निकाल लिया। टोटल इनपुट पावर निकालिए, कैसे निकाली बेटा? आउटपुट अपॉन इनपुट। जोर से बोलो बेटा, आवाज ही नहीं आ रही है। आउटपुट 1 megawatt upon input times 100 equals 40। चलो क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं। अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन टेक इट्स वाटर फ्रॉम अ लेक whose water level is a height of 50 meter above the turbine, ठीक है ना? Assuming an overall efficiency of 40%, ठीक है, assuming the mass of the water which must flow through the turbine each second. ओके तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे लिखा है कैलकुलेट द मास ऑफ वाटर विच मस्ट फ्लो थ्रू द टर्बाइन ईच सेकेंड टू प्रोड्यूस अ पावर आउटपुट ऑफ 1 मेगावाट। हाँ तभी अब बताओ क्या कह रही थी? टोटल इनपुट पावर लिखा, अब क्या लिखे? आउटपुट अपॉन टोटल इनपुट इनटू 100। आउटपुट अपॉन इनपुट, हाँ, इनटू 100 इक्वल्स एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कितनी है? 40%। 40%। ओके, और आउटपुट 1 मेगावाट है। आउटपुट 1 मेगावाट है, ठीक है। 1 मेगावाट यानी 1 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन इनपुट बेटा कितना है? इनपुट निकालना है। इनपुट निकालना है, ठीक है, हम इनपुट लिख देते हैं इंटू 100। तो बेटा यहाँ से इनपुट कितना निकल के आया? इनपुट पावर इनपुट 2.5 इंटू 10 की पावर 6। 2.5 इंटू 10 की पावर 6 वाट, ये आ गई। अब बेटा क्या करें? पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम।
और एनर्जी mgh लेंगे। पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी हम ले लेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, यानी कि mgh। m तो m हो गया, g हो गया 10 और h हो गया 50। और टाइम कितना है बच्चों? वो 1 सेकेंड है, क्योंकि 1 सेकेंड आपके पास दिया गया, ईच सेकेंड का मतलब 1 सेकेंड। तो यहाँ से बेटा m निकालेंगे, वो आएगा 2.5 इंटू 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 500। ये है ना बेटा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5000 kg। क्या 5000 kg आ रहा है? यही आ रहा बेटा, एक बार चेक करना। कल कैलकुलेटर ना तविशी आ गया ये? यस। ओके। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका। 6th क्वेश्चन स्टार्ट करिए करना। जो अगला क्वेश्चन है, द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम is imparted a velocity of 5 meter per second when it is at its mean position. To what maximum vertical height will it rise on reaching at its extreme position if 60% of its energy is lost in overcoming the friction of air? तो बच्चों, अब आप इस क्वेश्चन का पूरा आंसर मैच करिएगा अगर आप सही से कर रहे हैं तो। सबसे पहले आप सिंपल पेंडुलम बना लीजिए। ये बच्चों सिंपल पेंडुलम हो गया। सारे बच्चे स्क्रीन की तरफ ही ध्यान दें। ये उसका बॉब हो गया, और ये सिंपल पेंडुलम एक एक्सट्रीम हाइट पर पहुंच गया। ठीक है, सारे बच्चे यहाँ पर ध्यान देंगे। ये बच्चों सिंपल पेंडुलम की मेन पोजीशन है, और बच्चों ये एक्सट्रीम पोजीशन है। मेन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में ये जो डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं।
तो बच्चों इसको ये कहते हैं मीन पोजीशन, और बच्चों ये एक्सट्रीम पोजीशन, क्योंकि एक्सट्रीम इसलिए क्योंकि ये इससे ज्यादा ऊपर गया ही नहीं। अब मैंने इसको जो वेलोसिटी इम्पार्ट की है बच्चों, ये वेलोसिटी मैंने इसको इम्पार्ट की है, कितनी दी है मैंने वेलोसिटी? 5 मीटर पर सेकेंड। जब ये 5 मीटर पर सेकेंड मैंने वेलोसिटी दी तो वो उसकी मीन पोजीशन पे था बाउ, वहीं से मैंने दी है। ये पूछ रहा है ये कितनी वर्टिकल हाइट तक गया है, तो मान लो ये h वर्टिकल हाइट तक गया है। तो यहाँ की बच्चों जो पूरी एनर्जी है वो यहाँ पर नहीं है। अगर पूरी एनर्जी यहाँ और यहाँ बराबर होती तो आप लिख देते यहाँ की हाफ mv² वहां के mgh के बराबर है, तो तुम h निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ पे एनर्जी कंजर्व नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी और यहाँ पे एनर्जी सेम नहीं है। यहाँ पे जो एनर्जी थी और यहाँ पहुंचने में जो एनर्जी लॉस हो गई वो कितना है? 60% लॉस हो चुकी है। तो इस एनर्जी को निकाल दो और उसको 60% लॉस कर दो, ठीक है, और बची हुई एनर्जी को बराबर कर दो mgh के, तो आपके पास आंसर आ जाएगा कि भैया वो कितनी हाइट ऊपर गया है। तो बच्चों आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा अभी तक। तो लिखा है द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज इम्पार्टेड अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड when it is its mean position. To what maximum vertical height will it rise on reaching at extreme position if 60% of its energy is lost in overcoming the friction of air? तो बच्चों ये हमारा पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट हमारा बी हो गया। पहले आप निकालिए एनर्जी एट पॉइंट ए, जिसको हम कहते हैं ई ए, किसके बराबर होगी? हाफ mv²। एम बच्चों पता है क्या? नहीं पता है। वी पता है क्या? पता है। ये बच्चों ने कर दिया, ठीक है। यानी कि इसकी 60% एनर्जी लॉस हो गई है, यानी बची कितनी एनर्जी? 40% एनर्जी। यानी इस एनर्जी का जो 40% है वही बी पर पहुंचता है ना। तो एनर्जी निकाल लो एट पॉइंट बी, ठीक है, वो किसके बराबर होगी? तो इसकी 60% लॉस हो गई तो बची कितनी? इसका 40%। तो इसका 40% निकालना, यानी कि 40/100 ऑफ हाफ mv²। और बच्चों इसी एनर्जी को बी पे मिल रही है, और ये वाली जो एनर्जी एट पॉइंट बी है उसको किसके बराबर कर दो? mgh के, है ना, क्योंकि ये सारी एनर्जी बी पॉइंट में किसमें कन्वर्ट होगी? बताओ, पोटेंशियल एनर्जी। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो मास से कैंसिल हो जाएगा, और जी की वैल्यू बच्चों हर बार की तरह दी गई है। ये हो गया बच्चों 4/10, हो गया 1/2, और ये हो गया 25, और जी की वैल्यू बच्चों 10 है तो उसको नीचे ले आना, ये हाइट है। इस हाइट को निकालने का प्रयास करिए, अगर आपने सही कैलकुलेशन किया होगा तो ये हाइट आई जाएगी 25 दूनी 50, तो बच्चों को 50/100। इसका मतलब हाइट कितनी आ गई? हाइट आ गई 0.5 मीटर। हाइट आ गई 0.5 मीटर, और यही बच्चों इसका आंसर दे देंगे। बच्चों ये सिंपल पेंडुलम पे बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपने सफलतापूर्वक देखा होगा तो आपको पूरा समझ में आ गया। तब इसी समझ में आया? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देने करने के लिए 7th क्वेश्चन सभी बच्चों को करना है। 7th सारे बच्चे 7th क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे।
हो गया? हम कह रहे हैं कि कल समय उस हिसाब से दीजिएगा। हाँ, कल दिन में खाना खाना भी और वो भी। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो उसमें लिखा हुआ है द फिगर alongside shows a simple pendulum of mass 200 ग्राम। ओके, सिंपल पेंडुलम का मास ग्राम में दिया है। इट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द मीन पोजीशन A to the extreme position B. The potential energy at A is 0. At B, the bob is raised by 5 meter.
what is potential energy of the pendulum at B? What is the total mechanical energy at C? What is the speed of a bob at A when released from position at B? Okay, तो बच्चों ये भी एक क्वेश्चन जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। क्वेश्चन तो आपने पूरा रीड कर ही लिया है, इस क्वेश्चन को हम लोग ट्राई करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 7th वाला। चलिए बच्चों, तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों क्या लिखा है कि क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है कि इसका जो बॉब का मास है वो 200 ग्राम है, ठीक है ना। और सी पॉइंट पे उसकी हाइट कितनी है? सी पॉइंट पे उसकी हाइट कुछ गिवन है। कितनी है बच्चों सी पॉइंट पे हाइट? बताइए उसकी। 5 मीटर। ओके, आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा है तो चलिए हम पढ़ के बताते हैं आपको। इसका बॉब जो है 200 ग्राम है। इट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम मीन पोजीशन A टू द एक्सट्रीम पोजीशन B. The potential energy at point A is 0. At position B, bob is raised by 5 meter. तो C पॉइंट पे कितनी एनर्जी होगी इसकी? राधिका कैसे किया है तुमने? तविशी? सर सी पॉइंट पर जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी बी पर होगी उतनी, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी पूछ रहा है टोटल। अच्छा, तो उसमें एनर्जी लॉस वगैरह नहीं हो रहा है क्या? नहीं, मतलब इसमें नहीं लिखा। ओके, चलो देख लेते हैं। तो एनर्जी एट पॉइंट ए कितनी होगी? हाफ mv² के बराबर होगी। ए पॉइंट पे एनर्जी क्या है? सर बट पहले बी की निकालना है क्योंकि वेलोसिटी नहीं गिवन है। ओके, बी पॉइंट पे एनर्जी कितनी होगी? mgh। m कितना है? 200/1000। g हो गया 10 और h आ गया 5। ये कितनी आई बेटा? 10 जूल। 10 जूल आई। ओके, 10 जूल लिख दी। फिर उसके बाद बताओ बेटा क्या किया? तो सर मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। हाँ हाँ हाँ, टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी सी पॉइंट पे कितनी है? 10 जूल। और ए पॉइंट पे भी कितनी होगी बेटा? 10 जूल, है ना। What is the speed of the bob when released from B? क्या लिखा है? अच्छा, B से अगर हम उसको रिलीज करेंगे, what is the speed of bob at point A? स्पीड पूछ रहा है। तो जब उसको B से रिलीज किया, तो जब हम B से रिलीज करेंगे तो क्या होगा? B से रिलीज करेंगे तो उसकी सारी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, है ना। यही होगा। तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट पार्ट, ये हो गया सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या होगा? तो बी पॉइंट की जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी है वो ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगी। तो बी पॉइंट पे कितनी थी? mgh। और ए पॉइंट पे कितनी है? हाफ mv²। तो m से m तो कैंसिल हो जाएगा। g आपका है 10 और हाइट है 5, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, v² आ जाएगा। तो v की वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक आ गया। ऐसे किया है बेटा? यस सर। चलो ठीक है। तो ये थे क्वेश्चंस थे, बेस थी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी वगैरह पे।